सुशीलाबाई 65 साल की एक शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थीं। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बाकी थी। पति का देहांत हुए कई साल हो चुके थे। एक सरकारी दफ्तर में मामूली सी नौकरी करते करते उन्होंने अपनी जिंदगी काटी और बेटे विनोद को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया। रिटायरमेंट के बाद वही पेंशन उनके लिए सहारा थी। मोहल्ले वाले अक्सर कहते, वाह सुशीलाबाई कितनी खुशकिस्मत हैं, बेटा और बहू उनका कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन ये सब बाहर की तस्वीर थी, भीतर का सच बिल्कुल अलग था। विनोद पढ़ाई में तेज नहीं था, नौकरी की तलाश में कई जगह भटका, लेकिन टिककर मेहनत करना उसे कभी पसंद नहीं था। दोस्तों के साथ देर रात तक घूमना, जुआ खेलना और दिखावे के लिए महंगे कपड़े पहनना उसकी आदत बन गई थी। उसकी पत्नी प्रिया दिखावे में बहुत संस्कारी और नम्र लगती थी, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और स्वार्थी थी। उसे लगता था कि सास की पेंशन उसके ऐशो आराम के लिए है। पार्लर जाना, नए गहने बनवाना और महंगे ब्रांड्स का शौक पूरा करना ही उसका सपना था। सुशीलाबाई को इन बातों की भनक थी, लेकिन वो चुप रहती। उनकी दिनचर्या मंदिर जाना, वहां घंटों भजन करना और फिर मोहल्ले की औरतों से थोड़ी बातचीत कर लेना यही थी। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब एक दिन उन्होंने महसूस किया कि बैंक से मैसेज आना बंद हो गया है। उन्होंने विनोद से पूछा, बेटा ये मोबाइल पर पेंशन का संदेश क्यों नहीं आता अब? विनोद ने तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ कहा, अरे माँ, आपको तो पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने नंबर बदलवा लिया, अब सब मैं देख लूंगा। धीरे धीरे उसने एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। शुरू में वो खर्चे पूरे करता रहा ताकि माँ को शक न हो, लेकिन धीरे धीरे पैसे गायब होने लगे। एक दिन सुशीलाबाई को दवा की जरूरत पड़ी। उन्होंने बहू प्रिया से कहा, बहू जरा 100 रुपये दे दे, दवा लेनी है। प्रिया ने आंखें तरेरी और बोली, माँ जी ये सब तो आपके खर्चे हैं, हमें क्यों बोझ बना रही हैं, पेंशन आती है ना आपकी। ये सुनकर सुशीलाबाई के दिल में चुभन सी हुई। वे जान गईं कि अब घर में उनकी इज्जत सिर्फ पेंशन तक सीमित रह गई है। लेकिन असली सस्पेंस तब शुरू हुआ जब मोहल्ले की एक महिला ने मंदिर में सुशीलाबाई को धीरे से बताया, बहन कल बैंक गई थी तो सुना कि आपके बेटे ने आपके नाम पर लोन लिया है, सब लोग बात कर रहे थे। सुशीलाबाई का दिल धक से रह गया। उन्हें शक हुआ कि कहीं उनकी सारी मेहनत की कमाई, पेंशन और खाता सब विनोद और प्रिया ने मिलकर हड़प तो नहीं लिया। अब उनके सामने सवाल था कि क्या सच में बेटा उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, या इसके पीछे किसी और का खेल है, और बैंक से लोन लेने का राज क्या है। सुशीलाबाई ने तय कर लिया कि इस बार वो चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अपने बेटे और बहू के असली चेहरे को सबके सामने लाकर रहेंगी। सुशीलाबाई उस दिन मंदिर से घर लौटी तो उनके मन का संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। रास्ते भर उनके कानों में वही बात गूंज रही थी, आपके बेटे ने आपके नाम पर लोन लिया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। उनके तो बैंक पासबुक और दस्तावेज भी बेटे के पास रहते थे। अगर उसने कुछ किया भी है तो उन्होंने तो कभी कोई कागजात पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन फिर अचानक उन्हें याद आया, कुछ महीने पहले विनोद और प्रिया दोनों ने उनसे कहा था, माँ सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक हेल्थ स्कीम निकाली है, आपको बस 1-2 कागजों पर साइन कर देने हैं। उन्होंने आंखों पर चश्मा चढ़ाकर बिना पढ़े ही दस्तखत कर दिए थे। उस समय उन्हें शक तक नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे पजल के टुकड़े जुड़ रहे थे। रात का खाना खाने के बाद जब सब अपने अपने कमरों में चले गए तो सुशीलाबाई छत पर आकर बैठ गईं। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उनके दिल में बेचैनी की आंधियां उठ रही थीं। क्या वाकई मेरा बेटा इतना गिर सकता है? क्या मैंने सारी उम्र मेहनत इसलिए की थी कि बुढ़ापे में मुझे अपने ही घर में पराई बना दिया जाए? अचानक उनके मन में एक और सवाल उठा, अगर मोहल्ले वाली की बात सच है तो ये राज अब तक सिर्फ उन्हीं तक क्यों पहुंचा है? विनोद और प्रिया ने मोहल्ले में तो दिखावा रखा है, लेकिन बैंक से सीधे उनके पास कोई सूचना क्यों नहीं आई? याद आया, हाँ नंबर तो बदलवा लिया था विनोद ने, मतलब बैंक से आने वाले सारे संदेश सीधे उसी तक जाते हैं। अगले दिन सुशीलाबाई ने निश्चय किया कि बिना किसी को बताए वो खुद बैंक जाएंगी। सुबह सुबह पूजा करने के बाद उन्होंने चुपचाप अपनी पुरानी पासबुक उठाई और धीरे धीरे कदमों से बैंक पहुंच गई। बैंक पहुंचते ही उन्होंने खाता अधिकारी से पूछा, बेटा जरा मेरे खाते की जानकारी निकाल कर दो। अधिकारी ने कंप्यूटर पर टाइप किया और प्रिंट आउट निकालकर उनके हाथ में थमा दिया। जैसे ही उन्होंने नजर डाली उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिछले 4 महीनों में लाखों रुपए उनके खाते से निकले थे। ये ये कैसे हो सकता है? उनकी आवाज कांप रही थी। अधिकारी ने कहा, मैडम आपके नाम से एक पर्सनल लोन भी पास हुआ है, उसके पैसे भी आपके खाते में आए और फिर कुछ ही दिनों में ट्रांसफर हो गए। सुशीलाबाई के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं।
मतलब उनके बेटे ने सिर्फ उनकी पेंशन ही नहीं बल्कि उनके नाम पर लोन लेकर भी पैसा हड़प लिया है। वो घर लौटीं तो उनके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में तूफान था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कमरे में जाकर लेट गई। रात को जब प्रिया कमरे में आई तो बोली, मान जी, इतनी थकी थकी क्यों लग रही हैं? कहीं ज्यादा चलना फिरना तो नहीं हो गया? सुशीलाबाई ने उसे बस देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। अंदर से उनका दिल चीख रहा था, तू ही तो इस खेल की साझेदार है। अगले कुछ दिनों में उन्होंने गौर किया कि विनोद और प्रिया अक्सर देर रात तक कुछ फुसफुसाते रहते हैं। जब भी वो कमरे में अचानक चली जाती, दोनों बात बदल देते। एक रात उन्हें नींद नहीं आई। पानी पीने के लिए उठी तो देखा विनोद अपने फोन पर किसी से पैसों की बात कर रहा था। हाँ, चिंता मत करना, माँ के नाम पर सब कर दिया है, अब कोई शक नहीं करेगा। सुशीलाबाई का दिल धक से रह गया। मतलब ये खेल और भी गहरा है। सुशीलाबाई जानती थीं कि अकेले इस जाल को काट पाना मुश्किल है। उन्होंने सोचा कि मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड मास्टर जी गिरीश बाबू से सलाह लें। अगले दिन मंदिर के बहाने वो गिरीश बाबू से मिली और सारी बात धीरे धीरे बताई। गिरीश बाबू ने गंभीरता से सुना और बोले, बहन, आपको तुरंत बैंक मैनेजर से मिलकर लिखित शिकायत करनी होगी, वरना ये दोनों आपके नाम पर और भी बड़ा कांड कर सकते हैं। लेकिन सुशीलाबाई के सामने सबसे बड़ा डर था कि अगर विनोद को पता चल गया कि उन्होंने शिकायत की है तो वो क्या करेगा? कहीं गुस्से में उन्हें घर से निकाल ना दे। इसी दुविधा में वो थी कि अचानक एक दिन बैंक से उन्हें चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, आपके नाम पर लिए गए लोन की ईएमआई 2 महीने से नहीं भरी गई है, कृपया तुरंत भुगतान करें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही होगी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। बेटे और बहू ने मिलकर उन्हें कानूनी जाल में फंसा दिया था। रात को जब सब खाने पर बैठे थे तो सुशीलाबाई ने पहली बार सीधी बात कर दी, विनोद, मुझे पता है तुमने मेरे नाम पर लोन लिया है, बैंक से चिट्ठी आई है। विनोद हक्का बक्का रह गया, फिर तुरंत संभलते हुए बोला, माँ, आप बेकार की बातें सोच रही हैं, वो सब मैंने आपके भले के लिए किया है, घर में सुधार करना था, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है। लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। प्रिया बीच में कूद पड़ी, हाँ मां जी, आप हमेशा हमें गलत समझती हैं, ये सब तो आपके लिए ही कर रहे हैं हम। सुशीलाबाई ने पहली बार सख्ती से कहा, मेरे लिए या मेरे नाम पर अपना ऐशो आराम करने के लिए? पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अब सुशीलाबाई ने ठान लिया था कि चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने बैंक में जाकर लिखित शिकायत कर दी और साथ ही गिरीश बाबू की मदद से एक वकील से भी सलाह ली। वकील ने कहा, मैडम, अगर आपने लोन के दस्तखत बिना पढ़े किए हैं तो ये फ्रॉड है, और अगर साबित हो गया कि आपने जानबूझकर सहमति नहीं दी थी तो आपका बेटा और बहू गंभीर अपराध में फंस सकते हैं। सुशीलाबाई की आंखों में आंसू आ गए। कैसा वक्त आ गया है, माँ को ही अपने बेटे पर केस करना पड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। वकील ने बताया, मैडम, आपके नाम पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोन लिए गए हैं, दूसरा लोन किसी और बैंक से है। सुशीलाबाई हैरान रह गई, क्या? मुझे तो इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मतलब खेल और भी बड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद और प्रिया किसी और के हाथ की कठपुतली बन गए हों? किसी तीसरे शख्स का नाम भी इस कहानी में शामिल है? सुशीलाबाई अब पूरी तरह सतर्क हो गई थीं। उन्होंने मन ही मन कसम खाई थी कि चाहे जो हो, इस सच को सामने लाकर रहेंगी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल अभी भी खड़ा था, क्या बेटा वाकई लालच में आकर इतना बड़ा धोखा दे रहा है, या इसके पीछे कोई और शातिर खिलाड़ी है जो सबको इस्तेमाल कर रहा है? और अगर सच सामने आया तो परिवार का क्या होगा? सुशीलाबाई की आंखों में गहरी बेचैनी और होठों पर बस एक ही शब्द था, अब खेल खत्म करना ही होगा। सुशीलाबाई की शिकायत के बाद जैसे घर का माहौल बदल गया था। विनोद और प्रिया के चेहरे पर बनावटी मुस्कान तो रहती, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट झलकती थी। गली मोहल्ले के लोग भी अब कानाफूसी करने लगे थे। सुना है, सुशीलाबाई के बेटे ने माँ के नाम पर लोन लिया है। इतनी भली औरत के साथ ऐसा करना, शर्म नहीं आती उन्हें? ये बातें सुशीलाबाई तक पहुंचतीं और उनके दिल को चीर देतीं। कुछ ही दिनों में बैंक ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। मैनेजर खुद उनके घर आए और बोले, मैडम, हमें शक है कि आपके साइन फर्जी तरीके से इस्तेमाल हुए हैं। आप हमें लिख कर दीजिए कि आपने जानबूझकर ये लोन नहीं लिया, फिर हम पुलिस को सूचना देंगे।
ये सुनकर विनोद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गुस्से से प्रिया को घूरा और रात को दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। सुशीलाबाई कमरे में लेटी सब सुन रही थीं। विनोद चिल्ला रहा था, तूने कहा था सब सेट हो जाएगा, अब माँ ने शिकायत करके सब गड़बड़ कर दिया। प्रिया की आवाज भी तेज थी, तो मैंने क्या किया? सब तू ही तो चाहता था। तुझे शौक है महंगे मोबाइल, गाड़ियों और जुए का, अब भुगत। अगले दिन सुशीलाबाई बैंक से लौट रही थीं कि गली के मोड़ पर उन्हें एक अनजान औरत मिली। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन चेहरा तेज था। वो बोली, अम्मा जी, आप सुशीलाबाई है ना? मैं सीमा हूँ। आपका बेटा विनोद मेरे पति के साथ धंधा करता है, सावधान रहिए। उसके सिर पर बहुत कर्ज है। उसने सिर्फ आपके नाम पर लोन नहीं लिया, बल्कि सूदखोरों से भी भारी रकम उधार ली है। सुशीलाबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब मामला बैंक से कहीं आगे बढ़ चुका था। सीमा ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको सबूत ला सकती हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे भी थोड़ी मदद चाहिए। मेरे पति को भी इस धंधे ने बर्बाद कर दिया है। इसी बीच बैंक की शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी थी। एक शाम 2 पुलिसकर्मी घर आए। सुशीला जी, हमें आपकी शिकायत मिली है। हमें आपके बेटे और बहू से पूछताछ करनी है। विनोद हाथ पैर जोड़ने लगा। अरे साहब, ये सब गलतफहमी है। माँ को कुछ समझ नहीं आता, उन्होंने गलती से शिकायत कर दी। लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। साफ कह दिया, जांच पूरी होगी फिर तय होगा सच झूठ। पूरा घर पुलिस की मौजूदगी से कांप उठा। मोहल्ले में चर्चा और तेज हो गई। उस रात गिरीश बाबू फिर सुशीलाबाई से मिलने आए। उन्होंने कहा, बहन, अब पीछे मत हटना। सच सामने आने ही वाला है। लेकिन याद रखना, हो सकता है तुम्हारे बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुशीलाबाई की आंखों से आंसू बह निकले। कैसे माँ बनकर अपने ही बेटे को जेल जाते देख सकती हूँ? लेकिन अगर मैं चुप रही तो वो और बड़ा अपराध करेगा। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन भीतर से वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद सीमा ने सुशीलाबाई को एक फाइल थमाई। उसमें कागजात थे। विनोद और प्रिया ने एक स्थानीय बिल्डर के साथ भी डील की थी। उस डील में उन्होंने मां की जमीन बेचने की कोशिश की थी, जो पति की मौत के बाद सुशीलाबाई के नाम पर थी। फाइल पढ़ते ही सुशीलाबाई के हाथ कांपने लगे। मतलब ये लोग मुझे जिंदा रहते ही सड़क पर लाना चाहते हैं। उस रात उन्होंने बेटे और बहू को सामने बुलाया। विनोद, प्रिया, मुझे सब पता चल चुका है। लोन का झूठ, सूदखोरों का कर्ज और जमीन बेचने की साजिश भी। विनोद भड़क उठा। हाँ, किया है मैंने, क्योंकि मुझे भी हक है इस घर और जमीन पर। क्या सारी जिंदगी मैं तुम्हारी पेंशन पर जीता रहूंगा? प्रिया भी बोली, माँ जी, आपने हमें कभी कुछ दिया ही नहीं, सब अपने नाम रखा। अब अगर हम थोड़ा फायदा उठा रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? सुशीलाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज लोहे जैसी कठोर। मुझे सब कुछ सहन था, लेकिन धोखा और बेईमानी नहीं। अब कानून ही फैसला करेगा। इसी बीच पुलिस फिर आई और विनोद को पूछताछ के लिए थाने ले गए। मोहल्ले भर में सनसनी फैल गई। लोग कह रहे थे, इतना सीधा साधा दिखने वाला विनोद इतना बड़ा अपराध करेगा? किसी ने सोचा था? प्रिया बकेली पड़ गई थी। उसने सुशीलाबाई से हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, सब विनोद की जिद थी। लेकिन सुशीलाबाई जानती थीं कि प्रिया भी बराबर की दोषी है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी सामने आना बाकी था। पुलिस की जांच में पता चला कि इन सबके पीछे सिर्फ विनोद और प्रिया नहीं, बल्कि एक और नाम है, रमेश मल्होत्रा, जो शहर का बड़ा सूदखोर और बिल्डर था। उसने ही विनोद को फंसाकर लोन और जमीन की डील करवाई थी। अब सवाल ये था कि क्या विनोद ने लालच में आकर खुद को बेचा था या रमेश ने उसे मजबूरी में फंसाया था? क्या सुशीलाबाई अपनी जमीन और पेंशन वापस बचा पाएंगी? और क्या माँ बेटे का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? सुशीलाबाई अब जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी थीं। उनके सामने 2 रास्ते थे। एक, माँ बनकर बेटे को बचाना। दूसरा, न्याय के लिए लड़कर उसका असली चेहरा सबके सामने लाना। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर बस एक ही वाक्य निकल रहा था, सच को दबाकर रखा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। सुशीलाबाई की जिंदगी अब अदालत और पुलिस थाने के चक्कर में कट रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें चैन और सुकून चाहिए था, वो कागजों और गवाही के बोझ तले दब चुकी थी। लेकिन उनके भीतर एक आग जल रही थी।
अब चाहे जो हो, मैं अपने बेटे के गुनाह को छिपाऊंगी नहीं, सच को सामने लाकर ही दम लूंगी। जांच के दौरान सामने आया कि विनोद ने रमेश मल्होत्रा से मोटी रकम उधार ली थी। बदले में उसने मां के नाम पर बैंक से लोन लिया और जमीन बेचने की साजिश रची। रमेश के आदमी मोहल्ले में आने लगे। एक रात दरवाजे पर धमकी भरी चिट्ठी फेंकी गई, शिकायत वापस ले लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सुशीलाबाई कांप गईं, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लिया। अब डरने का वक्त चला गया। अगर पीछे हटी तो विनोद और प्रिया की तरह कितनों की मांओं को ये लोग बर्बाद करेंगे। कुछ हफ्ते बाद मामला अदालत पहुंचा। अदालत कक्ष में सबकी निगाहें सुशीलाबाई पर थीं। जज ने पूछा, सुशीला जी, क्या आप मानती हैं कि आपके बेटे ने आपके नाम पर धोखाधड़ी की है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सुशीलाबाई की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा, हाँ मानती हूँ, बेटा होते हुए भी उसने माँ पर विश्वासघात किया। अगर उसे सज़ा नहीं मिली तो और बेटे भी अपनी माँओं के साथ यही करेंगे। विनोद ने झुककर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर सब किया, अब पछता रहा हूँ। लेकिन अदालत में उसकी बातें बेकार थीं। अदालत ने विनोद और प्रिया को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 3 साल की सज़ा सुनाई। रमेश मल्होत्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। गांव मोहल्ले में सब लोग सुशीलाबाई की हिम्मत की तारीफ करने लगे। जेल ले जाने से पहले विनोद ने आखिरी बार मां के पैर छुए। मां, माफ कर दो, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। सुशीलाबाई ने रोते हुए कहा, बेटा गलती इंसान से होती है, लेकिन धोखा इंसानियत से। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों का हिसाब कानून देगा। वो पल बहुत भारी था। माँ बेटे के बीच का रिश्ता टूटकर भी कहीं गहराई में जुड़ा हुआ था। सज़ा के बाद प्रिया के मायके वाले उसे लेने आ गए। सुशीलाबाई फिर अकेली रह गई, लेकिन इस बार अकेलापन उन्हें डरा नहीं रहा था। गिरीश बाबू और मोहल्ले की औरतें अक्सर उनके पास बैठने आने लगी। बैंक ने भी उनके खाते की सुरक्षा पुख्ता कर दी। एक दिन मंदिर से लौटते समय एक बच्चा उनके पास आकर बोला, दादी आप बहुत बहादुर हो, सब कहते हैं आपने सच के लिए लड़ाई लड़ी। उसकी मासूम मुस्कान देखकर सुशीलाबाई का दिल हल्का हो गया। उन्होंने सोचा, हाँ, शायद यही मेरी जीत है। मैंने अपने बेटे को खोया, लेकिन समाज को सच दिखा दिया। सुशीलाबाई की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को ताकत बना लिया। मोहल्ले की औरतें उन्हें हिम्मत वाली अम्मा कहकर बुलाने लगी। उनकी आंखों में अब भी नमी रहती थी, लेकिन उस नमी के पीछे डर नहीं, बल्कि दृढ़ता थी। और वो अक्सर मंदिर की घंटी बजाकर बस यही प्रार्थना करती, हे भगवान, इंसान को सब देना पर लालच मत देना, वही सबसे बड़ा विनाश है।